नमस्कार। मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इस फिगर को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 10th क्लास में इसको पढ़ना है। पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये है कि इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो बच्चा अच्छा बच्चा होगा, इसको हम में से 80 में 80 लाने का जिसका तमन्ना होगा, मतलब तमन्ना करने का मतलब इसको ये खुद से इंटरेस्टेड हो अपने आप को लेकर के, अपने करियर को लेकर के। बहुत से बच्चे बहुत कम उम्र में ही क्या होता है कि वो सीख लेता है चीज़ों को कि हमको अपने पढ़ना किस तरह से है। तो खैर, एक तो उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा क्योंकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट्स को अभी हम लोग बेसिकली 3-4 चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। पहला कि मेरे पास में डिस्टेंस फार्मूला डेराइव कैसे होता है। दूसरा, सेक्शन फार्मूला किस तरह से डेराइव होगा। सेंट्रोइड के बारे में बात करेंगे और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। हो सकता है इसमें कुछ सीक्वेंस वगैरह कुछ आगे पीछे हो जाए, मगर हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप डेरिवेशन जब सीख जाते हैं किसी भी चीज़ का, तो आपको ये नहीं लगता कि बस हम फॉर्मूले पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन से a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में पढ़ते तो आते हैं, मगर अगर आपसे अचानक से एग्जाम में पूछ दे कि माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 1 सेकंड के लिए पॉज ही ले लेंगे और या नहीं तो फिर आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो गैप होगा, अगर आप इस डेरिवेशन को सीखते हैं तो वो गैप क्या होता है कि दूर हो जाता है फिर। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये टारगेट है कि हम लोग आज इसमें जो डिस्टेंस फार्मूला है उसके बारे में, सेक्शन फार्मूला के बारे में और एरिया रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर लें कि आखिर ये फार्मूला आता कैसे है, ताकि आपके मन में कोई शक सुबह न बचा रह जाए। इसीलिए ये काम करना ज़रूरी है। पहला तो ये। दूसरा बात ये कि आखिर अगर हम लोग कुछ चीज़ों को पहले से सुने रहते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इससे पहले हम लोग 9th क्लास में जरूर पढ़े हैं, मगर इतना डिटेल में नहीं पढ़े। उसमें बस ये सीखें कि एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता था, एब्सिसा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज ही लिए थे। 10th क्लास में इसको एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ा के ले गया है। अगर वो आगे की तरफ एक स्टेप बढ़ा है, इसका साधारण सा मतलब तो ये निकला कि आपको इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना होगा। तो वैसा बच्चा जो खेल कूद में है इंटरेस्टेड है, कराटे में इंटरेस्टेड है, म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, या फिर किसी अलग तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड है, वैसा बच्चा क्या करेगा? अगर मान लीजिए इस डेरिवेशन को देखा, वैसे बहुत कुछ समझ में तो नहीं आने वाला, मगर फार्मूला को अगर मोटे मोटे तौर पर देख ले कि डिस्टेंस फार्मूला का ये फार्मूला होता है, सेक्शन का 3 पार्ट में बांटेंगे तो ये फार्मूला होगा, और फिर एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बात करेंगे तो इसका ये फार्मूला होगा। अगर वो उस फार्मूले को एक बार देख लेगा, वीडियो को फॉरवर्ड करके भी, तो जब हम लोग बात करने वाले होंगे आर.डी. शर्मा वगैरह से, तब उसमें कोई मोटे मोटे तौर पे भी अगर वो देखेगा ना, तो उसको वो चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार वो वीडियो को पहले देख चुका है, उसको पता है कि फार्मूला ये फार्मूला होता है। कैसे आता है चलिए मान लेते हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, मगर अगर वो जानता भी है तो हाफ मार्क्स तो कम से कम बना ही लेगा एग्जाम्स में। तो खैर, अब हो गया जितना बात करना था। भूमिका तैयार कर चुके हैं। अब उम्मीद करते हैं कि जो बताएंगे वो समझ में आएगा। ज़्यादा कुछ डिस्टेंस फार्मूला में कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे। वापस से इस चीज़ को एक और बार रिवीजन के तौर पे पढ़ते हैं। इस पॉइंट को बोलेंगे 0 0, और हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब भी हम लोग को कोऑर्डिनेट लिखना होता है, हम लोग हमेशा x, y के बारे में बात करते हैं। कभी भी इसको करली ब्रैकेट, अभी बताते हैं, नॉट इक्वल टू, करली ब्रैकेट में x, y और करली ब्रैकेट में y, x ऐसा नहीं लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि करली ब्रैकेट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, जब हम 11th क्लास के सेट थ्योरी में पढ़ रहे होंगे, खास करके क्योंकि हम लोग सीबीएसई के टारगेट है अभी पढ़ाना, ये उसी के लिए है। तो जब कभी भी आप वो पढ़ रहे होंगे, तो उस वक्त क्या होता है आपके पास में, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये x, y और करली ब्रैकेट में है, इसके सीक्वेंस को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता मैथ में। जबकि अगर वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ बंद होगा, तो वो क्या होगा, सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पहले आता है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, नाम भी लिखा हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि सोया हुआ लाइन, जिसको आप बोल सकते हैं समझने के लिए, यानी कि एक तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन, एक तरह का नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन ही बोलते हैं इसको। दूसरा होगा वाई, इसको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन, यानी कि खरे डंडी की तरह। अब आपसे पूछा ये गया है कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस बताइए कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या आएगा। अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझ पा रहे होंगे, तो ये सोचिए, देखिए कि मेरे पास में इस पॉइंट से लेकर के, अगर हम इस पॉइंट को, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो मेरे पास में ये क्या बन जाएगा, 0,0 बनेगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर 2 होता, अगर हमको कहीं पे रिप्रेजेंट करना 2,3 का मतलब है x पे 2 होना चाहिए और y पे 3 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे, 0 1 2 काउंट किए और 3 ऊपर की तरफ काउंट किए और दोनों को मिला के ये पॉइंट बता दिए। ठीक उसी तरीके से अगर आपको बोला जाएगा x1 y1, तो इसका ये मतलब निकलेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस y1 है, और इन दोनों को जब हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू जब मैच करवाएंगे, तो ये जो पॉइंट A बनेगा मेरे पास में, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x1, y1।
ठीक यही कहानी आपके पास में B2 कॉमा बी सॉरी B2 बोल रहे हैं, B वाले पॉइंट पे, यानी कि x2 कॉमा x2 पे भी, x2 कॉमा y2 पे भी होने वाला है। क्या करना है, वहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का, यानी कि x एक्सिस पे जो डिस्टेंस लिखा हुआ है उसको लिखते हैं x2। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, लगभग इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस लिखा होगा उसको लिखेंगे पूरा का पूरा y2। तो वही b का कोऑर्डिनेट बन जाएगा x2 कॉमा y2। मान लीजिए 7 8 7 6 इस तरह के नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मेरे ख्याल से आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वहाँ पे आ गया, अगर अब आपको ये दिख रहा होगा कि मेरे पास में एक तरह का ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, जिसमें क्या है ABC राइट एंगल ट्राइंगल है और C पे क्या बना रहा है, वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर वो C पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, इसका बहुत साधारण सा मतलब ये है कि ABC का राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें से AC का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, हम लोगों के पास में A से C का डिस्टेंस पता होना चाहिए और B से C का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग AB यानी कि हाइपोटेनस के बारे में बात करेंगे। तो AC का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अभी भी बताएं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, मेरे पास x2 लिखा हुआ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, x1 लिखा हुआ है। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आएगा, यानी कि A से लेकर C तक का जो टोटल डिस्टेंस आएगा, क्या वो x2 माइनस x1 होगा? तो हाँ होगा। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x2 माइनस x1। बहुत साधारण सा बात है। यहाँ से लेकर के लगभग यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है इस वाला पॉइंट से, 0 से, ये लिखा हुआ y2 का, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है y1 का। तो पूरे में से इस पोर्शंस को माइनस करेंगे तभी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आएगा ना, यानी कि C से लेकर B तक का डिस्टेंस आएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, सेम लिखने का तरीका, यानी कि इसको लिखेंगे y2 माइनस y1। ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, मैथ में आप कोई दम बचा हुआ नहीं है, जैसा जो फॉर्मूला बताया गया है उस फॉर्मूले को वैसा का वैसा लिख लेंगे। तो पहले तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले का नाम देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। क्या लिखेंगे, AB, यानी कि डिस्टेंस हम लोग को AB का ही फाइंड करना था, तो अंडर रूट में हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मगर चूंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, x पहले आता है बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब होगा x को ही पहले लिख लेते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखेंगे तो भी आंसर सेम ही रहेगा। तो क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या ये एक लाइन में इसका आंसर नहीं आ गया? क्या इस पूरे का आंसर एक लाइन में नहीं फाइंड कर लिए हम लोग? ठीक है। तो ये मेरे पास में निकल के आ गया AB का डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला में जब कभी भी आपको फार्मूला लिखने के लिए बोला जाएगा, हमेशा आप x2 माइनस x1 ही करेंगे, क्योंकि रटा फार्मूला ये होता है कि ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे पे रूट अंडर। अगर एग्जाम्स में अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं कि आधा नंबर कट जाएगा, मगर हाँ, हम टीचर के ऊपर हाफ मार्क्स क्यों छोड़ दें। मेरे पास जब ये फॉर्मूला डिफाइन कर दिया गया, न्यूटन्स का थर्ड लॉ बोला गया है, एक्शन एंड रिएक्शन आर बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, तो जो जैसे बोला गया है वैसा का वैसा ही कॉपी पेस्ट करना होता है। तो जो आपके पास फॉर्मूला बनाया गया है वही फॉर्मूला आप इसको रहने दीजिएगा, उसको चेंज मत कीजिएगा। ठीक है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि x1 क्यों नीचे क्यों लिखा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होगा, कम डिस्टेंस होगा। कम के लिए हम लोग x1 को एक मात्रक के तौर पे, एक रिप्रेजेंट करने के तौर पे x1 पहले लिखते हैं और x2 को बाद में लिख देते हैं। वही कहानी y1 y2 के साथ में भी है। दूसरी बात को हम लोग यहाँ पे ये समझना है कि अगर हम मान लीजिए कि इसके जगह पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दें, हम यहाँ पे पहले x2 लिखेंगे, वहाँ पे x1 लिखेंगे, किसी टीचर को क्या पता चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जब आप मैथ बनाते हैं तो मैथ में तो यकीन जानिए कि कोई फ़र्क वास्तव में नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मान लीजिए 3 में से हम 2 को माइनस करें या और 2 में से 3 को माइनस करें, दोनों का जब हम स्क्वायर करके रिजल्ट निकालेंगे तो हर कंडीशंस में मेरे पास जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा, 1 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आता है। इसीलिए जब आप मैथ बनाएंगे तो मैथ पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि आपके पास जो फॉर्मूला लिखा गया है उसी को लिख करके आइएगा। मैथ बनाते समय आप चाहे जिसमें से जो माइनस कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात तो बराबर ही होगा। उसके लिए नहीं, फॉर्मूला आपको ये लिख करके आना है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपके सामने में ये सब कुछ हट जाएगा और उसके बाद सीधा हम लोग सेक्शन फार्मूला की तरफ चले आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया होगा और कैमरा का एंगल थोड़ा सा भी ठीक भी कर देते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। अब आपको बोर्ड पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा और जो नहीं दिख रहा होगा वो है हम, तो हम पहले मैं ही आपको दिख जाऊँ।
किया गया है, ये ए लिखा हुआ है, ये पॉइंट पी लिखा हुआ है और ये पॉइंट बी लिखा हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 दे दिया गया है, पी का कोऑर्डिनेट x, y लिखा गया है और बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 लिखा गया। कोऑर्डिनेट तुम जो चाहे वो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मगर कॉन्वेंशनल मेथड है जो सब यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, बुक में जो लिखा हुआ वही काम चले जा रहा है। यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर, सारा लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ही है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। बात ये है कि ए से एम पी तक को हम लोग क्या करते हैं, एम पार्ट में, और पी से बी तक को हम लोग एन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सेक्शन फार्मूला का मतलब होगा कि ये एक तरह के सेक्शन में बढ़ गया और वो दूसरे सेक्शन में चला गया। जैसे कि आपके सेक्शन में ए बी सी डी एफ जी एच आई जे ऐसा होता होगा, तो ठीक इसी तरह से दो अलग अलग पार्ट में, दो अलग अलग सेक्शन में बढ़ चुका है। तो अब आपसे पूछा गया है कि सेक्शन फार्मूला में हम लोग बेसिकली तीन पार्ट में इसको समझते हैं। पहला तो ये कि आखिर मेरे पास में m और n दिया होगा तो ये x और y कोऑर्डिनेट फाइंड कैसे करेंगे, फार्मूला क्या होगा इसका। दूसरा कि m और n अगर इक्वल होगा तो क्या फार्मूला लगेगा। और तीसरा ये कि m और n जब दिया हुआ ही नहीं होगा तो हम लोग किस तरह से मैथ को प्रोसीड करेंगे। तो केवल समझते हैं, अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, ट्राइंगल ए पी, इसका नाम दे देते हैं x, या फिर एक काम करते हैं इसका नाम दे देते हैं क्यू, जो लिखा हुआ नहीं है वो ए क्यू पी में अगर आप देखेंगे तो आपको एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिख रहा होगा। अगर समझ में ना हो तो यहाँ पे बता के दे देते हैं। मेरे पास में ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। अगर ये एंगल इक्वल होगा तो इसका मतलब इस एंगल का नाम दिया गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो आप इसको लिख लीजिएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। दूसरा एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि दोनों क्या बना रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को जब काटेगा तो वो 90 डिग्री पे ही कट करता है। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आप हम लोग ये जानते हैं कि मेरे पास में अगर हम ट्राइंगल के बारे में बात करें तो ट्राइंगल APQ सिमिलर टू ट्राइंगल PBC। बहुत से बच्चों को लग रहा है कि हम लोग अभी तक में जो है सो वो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात किए थे, ये सिमिलरिटी के बारे में क्या बात चल रहा है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, बंदरों की तरह हरकत मत किया करो, उल्लू कहीं का। भले ये सूचक शब्द है, किसी को हम लोग इंडिकेट करने के लिए ऐसा बोलते हैं, हालांकि ऐसा करना तो नहीं चाहिए, मगर फिर भी जब हम इंडिकेट करते हैं दोस्ती यारी में तो करते हैं कम से कम। तो ये उसी तरह से क्या हो गया कि ये उसके जैसा दिखता है, वो है नहीं। वो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, एक फिगर दूसरे फिगर को ओवरलैप कर देगा। इसका मतलब होगा कि ये ट्रायंगल उस बड़े बड़े ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, इसका एक प्रॉपर्टी अभी समझ लेते हैं जब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स वाला जो वाले चैप्टर के बारे में जब बात करेंगे तो हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल में जाकर के बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि मेरे पास में जो एंगल है वो 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है बाई क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C है, क्योंकि ये दोनों का दोनों जो एंगल बन रहा है वो बना रहा है 90 डिग्री का, इसीलिए वो दोनों इक्वल होगा। तो बाय द AA रूल ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल APQ इज सिमिलर। ये सिमिलर का साइन होता है उल्टा S की तरह, ट्राइंगल PBC की तरह। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या करते थे कि AP इज इक्वल टू PB करते थे, यहाँ पे वो नहीं करना, यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि AP अपॉन में PB इज इक्वल टू PQ अपॉन में BC इज इक्वल टू AQ अपॉन में BC। मेरे पास में 3 चीज़ निकल के आएगा रेशियो के बारे में। तो अगर आप ट्रायंगल्स पढ़ चुके हैं तब तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, वरना नहीं समझ में आ रहा तो भी घबराने का कोई बात नहीं है। इसका यूज जब हम ट्रायंगल्स में करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में ट्रायंगल्स के बारे में चीज़ आना शुरू हो जाएगा। तो AP की जगह पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, M रेशियो में बांटे थे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, M लिख दिए यहाँ पे लिख देते हैं M अपॉन। PB की जगह पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, P से लेकर के B तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, P से लेकर B तक का डिस्टेंस क्या आएगा। अगर आपको डिस्टेंस के बारे में पता हो तो यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट से। P से B के बारे में बात चल रहा है कि मेरे पास P से B का टोटल डिस्टेंस क्या आने वाला है, सॉरी P से Q लिखा हुआ, सॉरी P से Q, इस डिस्टेंस के बारे में बात चल रहा है। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के देखेंगे तो उनको क्या दिख रहा है यहाँ पे y, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या दिख रहा है मेरे पास में y1। तो अगर हमको A से लेकर के P तक का या Q से लेकर P तक का डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, y माइनस y1। तो वही यहाँ पे लिख देते हैं y माइनस, यहाँ पे y माइनस y1, ठीक है।
अभी हम लोग पी वी के बारे में बात कर लेते हैं, नीचे के बारे में इकट्ठे बात कर लेते हैं। पहले ए क्यू के बारे में बात समझते हैं। ए क्यू के बारे में बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास में क्या लिखा हुआ है, एक्स यहाँ तक का, और इस छोटे से डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तभी तो ये ए क्यू आएगा ना। तो यानी कि एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं एक्स माइनस एक्स वन। अच्छा, ऐसा क्यों किए कि इसको लास्ट में बता रहे हैं, हालांकि हम यहाँ पे अभी बोलते समय स्लिप कर गए थे। थोड़ा सा हमको एक सेकंड के लिए क्या करना होगा कि कैमरा के एंगल को हल्का से नीचे करना होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये दिख नहीं रहा होगा। अब ये दिख रहा होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक बार फिर से चीज़ों को रिवाइज़ कर देते हैं, या फिर ऐसा समझिए कि एक बार फिर से चीज़ों को बोल देते हैं, ठीक है। मेरे पास में सारा कुछ का एंगल वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है और कैमरा का एंगल सेट हो चुका है। अब हम लोग बात करने वाले थे कि AP जो लिखा हुआ था, अब फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मेरे पास में AP लिखा हुआ है, AP का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का, किससे रिप्रेजेंट किए, M से। दूसरी तरफ लिखा हुआ PQ, P से लेकर Q, इस डिस्टेंस को टोटल को रिप्रेजेंट करें किससे, Y से। ये डिस्टेंस हटाएंगे यानी कि Y1 को हटा देंगे, क्योंकि यही वो हाइट है जिसको हम Y1 से रिप्रेजेंट किए हैं। आपको यहाँ देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको यहाँ पर देखना है कि ये पॉइंट क्या है मेरे पास में। तो ये पॉइंट दिखाई देगा Y1 का। टोटल में से Y1 माइनस करेंगे तो P से Q आ जाएगा, P से Q यहाँ पे लिख दिए, Y माइनस Y1। उसी तरह से अगर AQ के बारे में बात किया जाए, A से Q के बारे में, टोटल डिस्टेंस यानी कहाँ से, इस वाले एक्सिस से। टोटल मेरे पास में क्या दिख रहा है, यहाँ तक को x लिखेंगे तभी यहाँ पे x लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है x का। माइनस क्या करना होगा, ये छोटा सा डिस्टेंस माइनस करना होगा जो कि मेरे पास में x1 है, तो ये लिख दिए। अब मेरे पास में नीचे में लिखा हुआ PB, तो P से B को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, N से, तो यहाँ पे लिख देते हैं N। Y से लेकर के Y1 आप बोला है, B से C रिप्रेजेंट करने के लिए, तो B यहाँ पे दिख रहा है, C यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि टोटल में से इस वाले गैप को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। टोटल मेरे पास में वर्टिकल लाइन में Y2 दिख रहा है, और यहाँ से क्या, यहाँ तक क्या दिख रहा है, Y, यानी कि Y2 माइनस Y करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे PC के बारे में बात चल रहा है, ये C थोड़ा सा लकवाग्रस्त हो गया था, C। PC का मतलब अब ये PC लिखा हुआ है, PC का मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तक में टोटल डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक में टोटल डिस्टेंस को, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, x2 दिख रहा है, तो पहले लिख देते हैं x2 माइनस। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक को माइनस करना है, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस माइनस होगा यहाँ से यहाँ तक में। PC के बारे में बात चल रहा है, तो ये x चला गया आपका, तो ये x ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। मुझे ये उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये लिखा कैसे गया है और बात करना क्या चाह रहा है। अब कुछ नहीं करना है, हम लोगों को ये पता है कि इस नंबर को इससे पहले कंपेयर करते हैं और n को x वाले से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने में मेरे पास क्या दिखाई देगा, m/n इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। संयोग से देखिए, चाहते तो हम पहले x को भी लिख सकते थे, ये आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है। हालांकि एग्जाम्स में ऐसा प्रूफ करने के लिए कुछ आता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है ताकि कुछ गैप न रह जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m को y2 से मल्टीप्लाई किए माइनस m को y से मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू y को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो yn माइनस n को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n y1 आ जाएगा। अब मेरे पास में नंबर इस तरफ दिख रहा है, इसको इस तरफ भेज देते हैं, और ये my वाला जो टर्म है इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, my2 प्लस n y1 इज इक्वल टू yn प्लस my, ठीक है। जो जैसा लिखा हुआ उसको वैसा का वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। my2 प्लस n y1 इज इक्वल टू y कॉमन लेंगे इसमें से, तो क्या बचेगा m प्लस n। सीक्वेंस को हल्का फुल्का 3 + 2 करेंगे तो भी मेरे पास में क्या आएगा 5, और 2 + 3 करेंगे तो भी मेरे पास 5 ही आएगा। तो इस वाले m को और इस वाले n को बस रिप्लेस कर दिया गया है। तो y इज इक्वल टू क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। मेरे पास में ये y का फॉर्मूला निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये मैथ जो यहाँ पे चल रहा है वो मैथ बनेगा कैसे, लाएंगे कैसे ऐसा, ठीक। अब क्या करते हैं कि नीचे वाला जो हम लोग डेराइव करके निकाले हैं इतने महीने से, इसको रहने देते हैं, इस वाले पोर्शन को, और ऊपर वाले में थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं।
हम लोग का नेक्स्ट का काम ये है कि हम लोगों का ये है कि हम लोगों को अब x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कंपेयर करेंगे, m अपॉन n को कंपेयर करेंगे x माइनस x1 अपॉन, तो लिख भी देते हैं x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल करेंगे m को x2 से, तो क्या आएगा m x2 माइनस m x इज इक्वल टू n x माइनस n x1 जो भी माइनस वाला टर्म इधर लेते आते हैं m x2 प्लस n x1, और ये इधर आएगा और साथ में हम लोग x कॉमन भी ले लेते हैं, तो m प्लस n करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में m का वैल्यू क्या आ गया, m इसको ऐसे लिख देते हैं x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, वैसे जैसे हम पहले भी बोले थे कि वैसा बच्चा मान लीजिए जिसको डिस्टेंस फार्मूला से केवल फार्मूला से नहीं लेने देना है, वही इस वीडियो को देख रहा है, तो डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात करेंगे तो मेरे पास में वो भी लिख देते हैं। क्या लिखना था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूर्व रूट अंडर लगा दिया गया था, यही फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लिए। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हम लोग लिखते कैसे हैं हमेशा, x, y, ये x, y में ये x ये वाला है और ये y ये वाला है, और आपको ये x, y यहाँ पे दिख जाएगा चीज़ें अगर देखेंगे तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस x का फॉर्मूला अगर हमको, अब मेरे पास तो इतना ज़्यादा टाइम होगा नहीं एग्जाम्स में कि हम हर बार फॉर्मूला को याद रखने के लिए इतना मशक्क़त करने जाएंगे। उस कंडीशन में कैसे याद रखते हैं कि m को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, क्या आएगा mx2, देखिए यही लिखा हुआ है mx2। n को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, क्योंकि हम लोग पहले x1 फाइंड करते हैं, तो क्या लिखेंगे nx1 अपॉन में m प्लस n। इतना ही से मेहनत करना है इस वाले पे। दूसरा बात क्या करना है, y के कंडीशन में क्या होगा, m y2, वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए m y2, और n को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, तो n y1, नीचे के डिनोमिनेटर दोनों जगहों पे सेम होगा, यानी कि m प्लस n ही करेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं करने वाले। तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसी में एक और चीज़ के बारे में हम लोग बात अगर करें, क्या बात करने वाले हैं कि इस फॉर्मूले को हटा देते फिलहाल के लिए, और इसे भी। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ये बात करेंगे कि मेरे पास में अगर डिस्टेंस m का और n का दोनों का डिस्टेंस सेम होगा तो कुछ खास करना पड़ता है या फिर मेरा काम बन जाएगा। बिल्कुल, जो आप सीख के आए हैं वही काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना इसमें। अगर m और n का डिस्टेंस बराबर होगा, यानी कि m इज इक्वल टू n होगा। डिस्टेंस बराबर का मतलब है आप स्कूल से घर गए, घर से स्कूल आ गए, दोनों में जाने में लगने वाला डिस्टेंस है वो दोनों का सेम है, यानी कि m इज इक्वल टू n है। अगर हम रेशियो के फॉर्म में, ये मेरे पास में रेशियो में बात चल रहा है, ये मैं समझ लीजिएगा सही का डिस्टेंस वो दिया हुआ रेशियो के फॉर्म में है। तो अगर डिस्टेंस इक्वल है, x इज इक्वल टू x है, तो काटेंगे तो हम लोग के पास में क्या आएगा, 1:1 का, 10:10 का रेशियो भी दिया होगा, और कैंसिल आउट करेंगे तो 1:1 ही आएगा। कहने का ये मतलब है कि मेरे पास में m की जगह पे 1 और n की जगह पे भी 1 आ गया। अब क्या करेंगे, m अगर 1 है, x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं इन केस ऑफ मिड पॉइंट, इन केस ऑफ मिड पॉइंट। अगर मेरे पास में मिड पॉइंट होगा तो क्या करना है, m की जगह पे हम लोग क्या बताएं रखने के लिए 1, और n की जगह पे क्या रखने के लिए बताएं 1। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2, m की जगह पे 1, n की जगह पे 1 प्लस 1 2। बहुत से जगहों पे बुक में इसको ऐसे भी लिखा गया है कि x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ऐसा इसलिए लिख के बता रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये x कोऑर्डिनेट इस वाले x को रिप्रेजेंट करेगा, और ये y वाला कोऑर्डिनेट इस y वाले y को रिप्रेजेंट करेगा। और आपके पास में मिड पॉइंट जब भी पूछा जाएगा तो आपको यही फॉर्मूला लिख करके आना है, और आपका मैथ बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ में पूछता है फाइंड द रेशियो, या फिर व्हाट आर द रेशियो पूछेगा, फाइंड द रेशियो, या फिर पूछेगा व्हाट आर द रेशियो, व्हाट आर द रेशियो। जिस कंडीशंस में आपसे पूछा जाएगा कि m और n आपके पास में दिया हुआ अब है ही नहीं, m और n बचा ही नहीं है आपके पास में, तो जब आपके पास में m और n बचा हुआ होगा ही नहीं, इसका मतलब है आपको उस कंडीशंस में इस पूरे को k:1 के फॉर्म में सपोज कर लेना, यानी कि रेशियो क्या बन जाएगा आपके पास में, k:1 का रेशियो।
यहाँ पे रेशियो क्या था, m/n का रेशियो था, और यहाँ पे बन जाएगा k/1 का। तो m को आप किससे रिप्लेस कर दिए, k से, और n को आप किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि हम उस तरफ शिफ्ट हों या उस तरफ से इस तरफ शिफ्ट हों, हमेशा 1 लेंगे तो मेरे पास में काम बन जाएगा। हालांकि उसका प्रूफ होता है, मगर हम लोग सब कुछ इसी फॉर्मूले पे तोड़ के बना रहे हैं, तो इसी तरह से समझते हैं। m की जगह पे क्या हो जाएगा, k, यानी कि फॉर्मूला क्या बन के रेडी होगा, k(x2) प्लस x1 अपॉन में k+1, और y के केस में बोलेंगे तो m की जगह पे k और n की जगह पे 1, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा k(y2) प्लस y1 अपॉन में k+1। अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, हालांकि कुछ घोच-पोच टाइप का दिख रहा होगा, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक, और इसको दूसरे बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से हम लोग 3 पार्ट में सेक्शन फार्मूला को समझते हैं। सेक्शन फार्मूला के बारे में हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास में सिंपल मैथ बनाने के लिए बोला जाए तो आपके पास में इस तरह से बनाएंगे। अगर मिड पॉइंट का बहुत साधारण सा मतलब है, आप ये सोच के देखिए ना, 2 और 5 के बीच का मिड पॉइंट क्या आएगा, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो वही काम किए, ये प्लस वो डिवाइडेड बाई 2, एक्स के केस में x1 प्लस x2 और वाई के केस में y1 प्लस y2, इतना ही काम किया गया। तो पहले तो इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। आपके पास में अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी एक बार वापस से बोल रहे हो, कॉपी कर लीजिए। अब आपके सामने वापस एक नया फिगर होगा, उस फिगर को आप वापस से कॉपी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। हालांकि एक बार फिर से स्क्रीन आपको पूरा दिख जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, जैसे कि अब हम लोग बात कर रहे थे, वापस से क्या है कि तीसरा फॉर्मूला डेरिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको सब कुछ दिख रहा होगा, और जो कुछ नहीं दिख रहा है वो है मैं भी पहले आपको दिख जाऊँ, ताकि मैं इस फॉर्मूले को डिराइव करने वाला हूँ वापस। देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास में ट्रायंगल ABC बनाया हुआ, और हम लोगों को ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए। तो फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि मेरे पास में एक तरह का ट्रेपेजियम यहाँ पे दिख रहा है जी, और सबका नाम दे देते हैं। ABC है, ये D बन गया, ये E बन गया, और ये F बन गया। तो देखिए क्या मेरे पास में DABE एक तरह का ट्रेपेजियम दिख रहा है। दूसरा ट्रेपेजियम क्या दिख रहा है, EBCF, और तीसरा ट्रेपेजियम दिख रहा है DACF, ठीक है। तो अगर हम इन 2 ट्रेपेजियम को, बड़े वाले ट्रेपेजियम को ऐड कर दें और इस छोटे वाले ट्रेपेजियम को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, प्रॉपर इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। एक बार लिख के दिखाते हैं तो शायद और भी ज़्यादा समझ में आएगा। क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, TRAPZ लिख देते हैं, ट्रेपेजियम। क्या क्या फाइंड करना है हम लोगों को, रफ में समझा दे रहे हैं, आप लोग उसको फेयर में अच्छे से लिख लीजिएगा। DABE, एक तो ये निकल गया मेरा। दूसरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दूसरा क्या निकलेगा, EBCF लिख देते हैं, EBCF। इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड कर देना है, और माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे DACF। अगर आप ट्राइंगल्स को एक तरह से क्वाड्रिलेटरल ही समझ लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ से भी अगर आप ध्यान देंगे तो भी आपको थोड़ा बहुत बात समझ में आ रहा होगा। पहले लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DABE का मतलब हो गया DABE, ये पूरा का पूरा ट्रेपेजियम, ये दोनों लाइन इसमें पैरेलल दिख रहा है, और ये इसका हाइट हो गया। क्यों हाइट हो गया, क्योंकि ये मेरे पास में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। आप ये सोच के देखिए ना कि आपका घर के हाइट के बारे में बोलेंगे तो क्या होगा, एक पेन को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ गिरा देंगे, और जिस पॉइंट छत पर से अगर गिराएंगे, रूफ नीचे वाला जो सीलिंग बोलते हैं, वहाँ से एक पॉइंट को नीचे की तरफ गिरा देंगे, तो जैसे वो पॉइंट नीचे की तरफ गिरेगा, हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरे पास में टोटल हाइट आ गया उस घर का, ठीक है, उस पॉइंट के लिए। तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसी जगह पे हम लोग केवल हाइट के बारे में बात करते हैं। तो मेरे पास में ये आ गया सम ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, और इसके बीच का ये डिस्टेंस आ गया। दूसरा, ये बड़े वाले ट्रेपेजियम पे ध्यान दीजिए, ये भी ट्रेपेजियम है जिसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। हालांकि दिख नहीं रहा होगा वो एक अलग बात है, मगर हाँ, ये लाइन पैरेलल जरूर है। और ये इसका वही वापस से क्या होगा, ये इसका 90 डिग्री बन गया, तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया, यानी कि हाइट आ गया। तीसरा ये दिख रहा है, ये वाला, जिसमें ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, और D से लेके E तक का टोटल हाइट आपके पास में दिया हुआ। मेरे ख्याल से आप लोगों को ट्रायंगल्स के बारे में ये समझ में आ गया होगा।
तो ट्रेपेजियम का DABE का एरिया फाइंड करने का, किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने का रूल ये होता है कि हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AD प्लस BE और हाइट यानी कि DE के बारे में। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि मेरे पास में क्या आएगा AD प्लस BE प्लस DE, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू DE। ये ऐसे हो गया। प्लस क्या करेंगे, ये हाफ चूँकि सब में आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ को कॉमन ही बाहर ही रहने देते हैं, कॉमन लेकर के। हालांकि समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना मुझे ऐसे करना होगा, ऐसे प्लस हाफ। अब इसके बारे में बात करेंगे तो AD तो रहेगा ही रहेगा, सॉरी BE, तो लिख दिए BE प्लस CF ब्रैकेट क्लोज। हाइट में क्या आएगा मेरे पास में EF। दो चीज़ों को ऐड करना था वो ऐड कर चुके, ये ऐसे आ गया हाफ हाफ। और माइनस हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है मेरे पास में इन दोनों का वो, तो हाफ लिखे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब हो गया AD प्लस CF और मल्टीप्लाइड विथ DF। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाफ लिख देंगे क्योंकि हाफ सब में है, सब में से कॉमन ले लिए। मोटा मोटी AD का अब हमको लेंथ फाइंड करना है, तो यहाँ से AD का मतलब क्या होगा, Y के बारे में बात करेंगे। ये Y के बारे में वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक Y होगा, तभी तो यहाँ पे Y1 होगा, तभी तो इस पॉइंट को Y1 दिया गया नाम ना। और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक Y2 होगा, तभी इस पॉइंट का नाम दिया गया Y2। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सा AD की जगह पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, जो डिस्टेंस होगा AD का टोटल डिस्टेंस आ गया Y1 प्लस Y2, ठीक है। BE के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि ये दोनों आ गया, AD और BE का दोनों लिख चुके। DE के बारे में मैं बात करेंगे तो मेरे पास टोटल जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का वो लिखा हुआ है, इस जगह से इस जगह तक का वो लिखा हुआ है x2 का, और ये डिस्टेंस लिखा हुआ है x1 को। माइनस करेंगे तभी D1 आएगा, DE आएगा। तो हम लोग क्या लिख दिए, x2 माइनस x1। ये एक काम बन के रेडी हो गया। इस बात का ख्याल रख रहे हैं हम लोग कि मेरे पास में ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर का काम शुरू हो गया। प्लस BE के बारे में बात करें, वही कहानी Y2 से, और उस जगह पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, Y3 होगा, तभी इसको Y3 लिखा गया है। तो सिंपली इसको ऐड कर देते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग, BE प्लस CF। BE के लिए हम लोग सिंपली यूज़ करेंगे Y2 प्लस Y3, ब्रैकेट में मेरे पास से ब्रैकेट में EF लिखा हुआ है, इस डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, x3 यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, x2, यानी कि x3 माइनस x2 हो गया। यहाँ पे x3 माइनस x2 आ गया, ठीक है। तीसरा जो माइनस वाला काम करना था वो यहाँ पे कर लेते हैं। माइनस हाफ तो खैर बाहर निकल गया, AD और CF लिखा हुआ है। AD की जगह पे हम लोग वापस से क्या यूज़ करने वाले हैं, हाइट की जगह पे Y1, और CF की जगह पे वो यूज़ करेंगे यानी कि Y3। तो मेरे पास में आ गया Y1 प्लस Y3। DF की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, D से F, यानी कि टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को ही माइनस करना है, DF चाहिए। तो टोटल क्या लिखा हुआ है, इस तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ तक में x3 और माइनस क्या करेंगे x1 को, तो यहाँ पे लिखते हैं x3 माइनस x1। आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना बस ये है कि आपको हर एक नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मगर इतना मेहनत जनरली कोई करता नहीं है एग्जाम्स में, तो आपको भी करने से बचाना ही है। पहला काम तो यही काम करना है। कैसे करेंगे, हाफ तो हाफ ही हो गया, चलिए हाफ तो लिखना ही है। x2 लिखते हैं, पहले x2 लिखें, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, और यहाँ पे भी x2 लिखा हुआ, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या नंबर आ जाएगा, x2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा Y1 प्लस Y2। माइनस लिखा हुआ तो इन दोनों से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे आप इसकी जगह पे, माइनस Y2 माइनस Y3, ठीक है। यहाँ पे ये Y2 कैंसिल आउट होगा, वो भी देखिए आपको। चलिए x1 अब कॉमन देखते हैं, यहाँ पे x1 माइनस साइन के साथ में, तो ये दोनों माइनस में आएगा, ऐसे लिख देते हैं कि Y1 माइनस Y2 माइनस Y1 माइनस Y2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों माइनस में आएगा। और यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखेंगे, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो क्या बन जाएगा, प्लस। प्लस को अगर आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा Y1 प्लस Y3। यहाँ पे लिख देते हैं Y1 प्लस Y3, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये Y1 और ये Y1 कैंसिल आउट कर दिए।
तीसरा x1 x2 का काम हो गया। x3 के बारे में बात करें तो x3 यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, x3 यहाँ पे लिख दिए और इसको लिखते हैं y2 प्लस y3 माइनस, यहाँ पे क्या है मेरे पास है माइनस का साइन आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और वापस इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस y1 माइनस y3, ठीक है। और यहाँ पे ये y3 और y3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो एक एक लाइन लिखते जा रहे हैं और एक एक लाइन डिलीट करते जा रहे हैं, मतलब रफ करते जा रहे हैं, मिटा रहे हैं। तो आपके पास ये आ गया, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 1/2। x1 को अगर हम पहले लिखें, x1 को पहले लिखते हैं तो y3 माइनस y2, x1 को पहले लिखेंगे तो y3 माइनस y2, वही करते हैं y3 माइनस y2 प्लस x2 को अब हम लिखेंगे, अगर x2 को तो क्या लिखेंगे y1 माइनस y3, 1 माइनस y3, ठीक। ये लाइन चूँकि फॉर्मूला लिख रहे तो एक ही लाइन में हो जाना चाहिए। तीसरा हम लोग बात करेंगे x3 के बारे में, x3 लिखा हुआ वहाँ पे, यानी कि y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, जी आपके पास में फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। देखिए मॉड यहाँ पे इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि किसी किसी जगह पे क्या होता है, किसी किसी जगह पे तो नहीं बोलेंगे, अधिकतर जगहों पे ये होता है कि आपका ये मॉड नहीं लगाने की वजह से एरिया क्या होगा कि नेगेटिव आता है, तो फिर हम लोग को स्टेटमेंट लिखना होता है एरिया कांट बी नेगेटिव, सो वी कैन टेक पॉजिटिव एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और उसके बाद फर्दर प्रोसीड करते हैं मैथ में। मगर अगर आप मॉड लगा देंगे तो उसमें वो स्टेटमेंट जो लिखना होता है वो स्टेटमेंट के झंझट से आप बच जाएंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको याद रखना एक टेढ़ा खीर है, ये बात तो है ही है, तो इसको याद रखने के लिए क्या करते हैं, x1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सिंपल लिख दिए x1 यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे y3 माइनस y2 क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, y3 माइनस y1। x2 के बाद हम लोग कहाँ पे चले गए, इस वाले पे, x2 वाले पे, तो जब आप इस पे x2 पे गए तो आप क्या लिख दिए फॉर्मूले में y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, हाँ फिर इसके में हुआ होगा x2 है ना, y1 माइनस y3, x2 वाले में y1 माइनस y3, ठीक है। मेरे पास में x2 लिखा हुआ है ना, तो हाँ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोले आने के लिए ना, ठीक है ठीक है। एंटी क्लॉक x2 लिखने में पे क्या होगा y1 माइनस y3। अगर आप इसको x3 यहाँ पे लिखेंगे x3 वाले पे, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने के लिए बोला गया, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा y2 माइनस y1। हमारे कंडीशंस में ये याद रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको जाना है। हालांकि अगर आप एक बार अगर मैथ में सेटल डाउन हो जाएंगे तो फिर आपको ये दिक्कत भी दूर होना शुरू हो जाता है। देखिए हालांकि मुझे ये पता है कि इसको लेकर के जो रिजल्ट आया है आपका बेसिकली वो इस रिजल्ट पे बेस्ड है, तो अगर हम लोग यहाँ पे x1 y1 को चेंज करेंगे ना अपने अपने वैल्यू को, तो जैसे जैसे आप इस वैल्यू को चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। हालांकि एग्जाम्स में किसी भी जगह पे आपको जो फॉर्मूला लिख करके आना, हालांकि हम तो आपको समझाने के लिए बता दिए कि ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में होगा, मगर हम आपसे ही उम्मीद करते हैं कि जो फॉर्मूला अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं उसी फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। मैं ना एक बार लिखवा भी दे रहा हूँ, एक सेकेंड। और इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस करते रहे, इसमें भी हल्का सा चेंज करते रहे, और वो यहाँ पे जो बताया कि वो 100% अपने आप में सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बार मेरी तरफ से क्या है कि हम लोग इस उसमें एग्ज़ाम्स में जो फॉर्मूला लिख करके आइएगा आप, वो ये फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो डेरिवेशन का तरीका था ना, ठीक है। दिक्कत इस चीज़ में नहीं है, यहाँ पे है, इसको यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं ताकि और भी ज़्यादा क्लियरली आपको ये चीज़ समझा पाएँ। इस पॉइंट को लिखते हैं a x1 y1, इस पॉइंट को लिखते हैं b x2 y2। अगर हम हाफ तो लिखना ही होगा, हाफ मॉड स्टार्ट करना ही होगा। x1 अगर लिखेंगे तो आपके पास में क्या आएगा y2 माइनस y3, देखिए एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में जा रहा है, y2 माइनस y3 प्लस x2 लिखेंगे। अब x1 का काम हो गया x2, तो वापस से y3 माइनस y1 लिखेंगे, लिखिए y3 माइनस y1। तीसरा x3 अगर आप लिखेंगे तो 3 वहाँ पे गया y1 माइनस y2।
और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। हालांकि मेरे पास जगह कम था तो हम इसको तोड़ करके लिख दिए, मगर आप इसको इस लाइन को बिल्कुल एक ही लाइन में लिख दीजिएगा, तभी जा करके आपको ये समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हम लोग समझेंगे उसमें डेरिवेशंस के बारे में बात नहीं करने वाले, बस उसमें ये समझते हैं हल्का सा कि सेंट्रॉइड में किस तरह से काम किया जाता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो ये समझते हैं कि सेंट्रॉइड होता क्या है। देखिए, जब कभी हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में बात करेंगे, हालांकि इसका काम खत्म हो गया अब, तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि सेंट्रॉइड में मीडियन जहाँ पे आके मीट करेगा, तो मीडियन क्या होता है। मीडियन के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छे से जान लीजिए कि आपके पास में एक ट्राइंगल बना के दे दिया, ये एक ट्राइंगल बनाया हुआ, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बस। और मीडियन का मतलब हो गया ये पॉइंट इस पॉइंट पे आकर के मीट करेगा, और ये पॉइंट सपोज कीजिए डी है। कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट होगा मेरे पास x1, y1। बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देते हैं x2, y2। सी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देते हैं x3, y3। ठीक है, हर एक पॉइंट का यहाँ पे अपना अपना कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब मेरे पास में ये बताएं मीडियन के बारे में कि मीडियन जो होगा वो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, किसका, बी सी का। यहाँ पे डी मिड पॉइंट होगा, यानी कि बी से डी का डिस्टेंस और डी से सी का डिस्टेंस इक्वल होगा। और अभी हम लोग क्या किए, रेशियो के बारे में पढ़ के आए हैं कि रेशियो सेम होता है। उसमें क्या सीखे थे, इसका प्लस इसका सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। ठीक उसी तरह से इस वाले का भी कहीं ना कहीं तो मीट करेगा, ई रख देते हैं नाम, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन में 2। और शायद जिनको ना दिख रहा उनके लिए कैमरा एडजस्ट कर देंगे, मगर आप खुद ब खुद लिख लीजिए y1 प्लस y3 अपॉन में 2। ये मेरे पास में x का ही कोऑर्डिनेट लिखा गया। अब y का कोऑर्डिनेट वापस से लिख लीजिएगा। y का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, y2 प्लस y3 अपॉन में 2, ठीक है। और बेस्ट प्रैक्टिस, तो ये मेरे पास d का कोऑर्डिनेट है, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का ये d है, ये d का कोऑर्डिनेट लिखा गया है। एक और के बारे में बात कर लेते हैं। ये जिस पॉइंट को ऐसे करके मीट करेगा, हालांकि ये ऐसे नहीं मीट करेगा, मगर ये कुछ ऐसा मीट करेगा। लाइन मिलाने में एक्सपर्ट्स हम लोग। खैर, ए बी सी डी हो गया, ई हो गया। एफ़ के बारे में बात करें तो अगर ये पॉइंट एफ़ है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x2 प्लस x1, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x का हो गया। y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये y का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। पहले एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा कैमरा का एंगल चेक कर लेना, और दिख ही रहा है, बहुत अच्छा। तो अब मेरे पास में ये सारा कुछ लिखा हुआ हो गया। सेंट्रॉइड के बारे में अभी भी बात नहीं की है, अभी तो हम लोग बस मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब होगा ए से ई, ई से सी, बी से एफ और एफ से ए का डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कहलाएगा मेरे पास में सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को सपोज कर लीजिए यहाँ पे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, एक्स कॉमा वाई। अगर हम जी के बारे में बात करें और एक्स के बारे में बात करें, जी का पॉइंट एक्स कॉमा वाई के बारे में बात करें, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंपल सा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। और y के बारे में बात करें तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, और इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम लोग को पढ़ना था वो इसी सेंट्रॉइड वाले फॉर्मूले के बारे में पढ़ना था। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का जो वीडियो रहा होगा, तकरीबन 40-45 मिनट के आसपास का ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार रहा होगा, समझ में चीज़ों को आया होगा। और अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कम से कम उन बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। वैसे ही किसी फ्रेंड में, किसी सर्कल में, किसी ग्रुप में डालिए इसको, ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच सके जिनके पास शायद ट्यूटर को, पर्सनल ट्यूटर को अफोर्ड करने का कैपेसिटी ना हो, या फिर जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो आर डी शर्मा जैसे बुक को कंप्लीट कर पाएँ। तो होगा क्या कि यहाँ पे तो अभी कॉन्सेप्ट पता है, अगले क्लास से मेरा आर डी शर्मा का ये आ जाएगा सारा का सारा। तो जैसा जैसा क्लास में चलता है हर एक क्वेश्चन को वैसा का वैसा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो सिंपल होगा वो उनके ऊपर छोड़ देंगे, वो बनाएंगे, मेहनत करेंगे, आगे निकल जाएंगे। अगर आपके वजह से कोई बच्चा पढ़ पाएगा और वो भी इस उम्र में जब आप 9th-12th में हैं, तो इससे बड़ा बात और क्या ही हो सकता है। खैर, अगर आप कहीं से सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो एक बार आपसे ज़रूर ये बात बोलेंगे कि कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे ये पता लगेगा कि आप किस जगह से देख रहे हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।